जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में 13.4 है और इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रैंडम वेरिएबल। कैसे हम किसी रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए एक्सपेक्टेशन, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में इस टॉपिक से बन सकता है और 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स को बच्चे मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वैसे ही बहुत वास्ट है। जो हमारे स्टूडेंट स्टैट्स फील्ड में जाते हैं वो लोग इसको ग्रेजुएशन में देखते हैं, मास्टर्स में देखते हैं, रिसर्च फील्ड में यूज होने वाला एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसके जो बेसिक्स है बच्चों, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूँगा, वरना क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं थ्योरी पे जाऊँगा तो वो चीज़ इतने पल्ले नहीं पड़ती है। लेकिन अगर क्वेश्चन के माध्यम से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप हर एक टर्म को बड़े इजीली समझ पाएंगे। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, एक आसान सा क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, अभी इस क्लास में मैंने 2 स्टूडेंट अपने इस रूम में बिठा रखे हैं ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है या उनको भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बॉस, नाम है टॉपिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नाम क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। देखिए पूरा जो सैंपल स्पेस होता है, इस सैंपल स्पेस को ना आप बहुत सारी चीजों के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। देखो, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ बेसिस हम लोग जरूर लिया करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो आपने ना उस पूरे सैंपल स्पेस को किसी रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे डिवाइड करना है। अब ये रैंडम वेरिएबल क्या शब्द है, आपको ये भी बताता हूं। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। सर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला, ठीक है। तो आपके माइंड में आ चुका है कि भैया टोटल 4 आउटकम्स होंगे, राइट। ओके सर, अब अगर मैं बोलता हूं मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीडी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स का क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मैं प्रोबेबिलिटी को अब बांटने वाला हूं, ठीक है, कई हिस्सों में बांटने वाला हूं, लेकिन किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। देखिए बच्चों, जिस भी बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो कोई वेरिएबल होता है, कोई नंबर होता है, 1 2 3 0 -1 -2 -3, इस टाइप से कोई नंबर होता है, ठीक है। यहां पर इसने बोला नंबर ऑफ टेल्स, कब, व्हेन कॉइन को हमने टॉस किया कितनी बार, 2 बार। तो सोचो, हम यहां पे नंबर ऑफ टेल्स की बात कर रहे हैं। जब सिक्के को मैं 2 बार उछालता हूं, सोचिए मैंने सिक्के को पहली बार उछाला, टेल नहीं आया, हेड आया। दूसरी बारी में भी हेड आया, पहली बारी में भी हेड आया, दूसरी बारी में भी हेड आया। बताओ मुझे टेल कितने मिले, एक भी नहीं मिला। आप बोलेंगे 0 टेल मिले, टेल है क्या इसमें, ठीक है। लेकिन सोचो, मैंने सिक्के को उछाला, पहली बार हेड आया, फिर दूसरी बार उछाला तो टेल आया। बताओ मुझे टेल्स कितने मिले, 1। अगर मान लो पहले टेल आया होता, बाद में हेड आया होता, तो अब टेल्स कितने मिले, 1, अगेन 1। तो ये 1 में ऑलरेडी लिख चुका हूं। अच्छा, मैं बोलता हूं कि मैंने सिक्के को 2 बार टॉस किया, पहली बारी में भी टॉस किया तो टेल आया, दूसरी बारी में भी टॉस किया तो टेल आया। तो बताइए टेल्स कितनी बार हो गए बेटा, 2। यानी कि कॉइन को जब आप 2 बार टॉस करोगे तो नंबर ऑफ टेल्स की अगर मैं बात करूं तो वो नंबर ऑफ टेल्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं, और 1 भी नंबर ऑफ टेल्स हो सकते हैं। बात ठीक है। तो बच्चों, ये जो नंबर ऑफ टेल्स है बच्चों, इस नंबर ऑफ टेल्स को हम लोग x के जरिए रिप्रेजेंट किया करते हैं। x का मतलब रैंडम वेरिएबल। जिस भी बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो उसका नाम होता है रैंडम वेरिएबल। और इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स है। हर क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल अलग अलग होता है, कई बार नंबर ऑफ हेड्स भी हो सकता है। कुछ और एग्जांपल आगे दूंगा, उसमें आपका जो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है वो बदल जाएगी। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, x की जो वैल्यूज है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती हैं। अब आपने करना क्या है, अब आप लोगों ने एक एक करके ना इस x की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, फिर x की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो बताइए x इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है,
नंबर ऑफ टेल्स इक्वल टू 0, तो 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ये बात ठीक है दोस्त, ओके। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ टेल एक होने चाहिए, तो आप बोलोगे एक तो यहां पर हो सकता है, एक यहां पर हो सकता है, 4 में से कुल मिला के 2 केस है। ये आपके लिए सैंपल स्पेस है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, 2/4 हो गया, ओके। ऐसे मैं कहता हूं कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब नंबर ऑफ टेल्स जो है बेटा वो 2 है, 2 टेल्स है बेटा यहाँ पे, तो 2 टेल तो बेटा एक ही सिचुएशन में हो सकता है। यहां पर आप आंसर क्या बोलेंगे, 1/4। तो बताइए जो नंबर ऑफ टेल्स है मेरे बच्चों, आपने x की जो वैल्यू बोली थी वो बोली थी 0, 1 और 2, इन तीनों में ही बच्चों मैंने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। इस बात को मानते हैं? तो देखिए जरा इन तीनों को प्लस करके देखना क्या रहा, बताना जरा एक बार। x आपका क्या क्या था, x था 0, 1 और 2, और प्रोबेबिलिटी x की क्या थी बच्चों, 1/4, 2/4 और 1/4। तो जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो 1 + 2 3 एंड 4/4 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो बच्चों जो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो 1 की इक्वल होती है, और उस 1 को आपने 3 भागों में बांट दिया। उसमें से एक हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि x 0 है, एक हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि x 1 है, और एक हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि x 2 है। और इस x = 0 में प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4, इसमें क्या थी 2/4, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या थी बच्चों, 1/4। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आप देखेंगे आपको पूरा सैंपल स्पेस 1 बन चुका है। तो बच्चों ये जो टेबल आप लोगों ने बनाई है, इस टेबल को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस इज पीडी टेबल। तो यही बच्चों कॉन्सेप्ट है हमारा 13.4 का। ये चीज आपको पहले से मालूम है, बस हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे दोस्तों। अब डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे करना है वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा। यहां पर क्या था, नंबर ऑफ टेल्स, कई बार नंबर ऑफ हेड्स भी हो सकता है, कई बार नंबर ऑफ किंग्स हो सकता है, कई बार मनी लॉस, मनी प्रॉफिट, इस टाइप से कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्ड्स, मतलब कई सारे हमारे बेसिस हो सकते हैं जिस पर हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये उसमें एक एग्जांपल था बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें ही एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, इसमें ही एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है मेरे दोस्तों, मीन फाइंड करने के लिए बोल देते हैं कई बार आप लोगों से, मीन आप लोगों से कह देता है कि मीन फाइंड करके बताओ, या फिर एक्सपेक्टेशन फाइंड करके दिखाओ, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है ना, जैसे मीन आप लोगों का फॉर्मूला होता है ना पहले, सिग्मा fi xi अपॉन में n, तो सेम चीज अब यहां पर चलेगी भाई। ऐसा है ना, ये तो x है ही, ये जो px है ना ये हमारे लिए f का काम करता है। जो px वो किसका काम कर रहा है, वो f का काम क्या करता है, और अपॉन में सिग्मा fi आता है ना, अपॉन में सिग्मा fi आता है। तो यहाँ पे fi की मल्टीप्लाई xi से कर रहे थे, और मैंने आपसे क्या बोला कि अब fi का काम कौन करेगा, pi करेगा। यानी कि आपने क्या करना बच्चे, अब आपने x की मल्टीप्लाई px से करनी है, आपने इस x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, px से, और उसका क्या करते हैं, समेशन, और अपॉन में सिग्मा fi आता है ना, तो कायदे से मुझे अपॉन में क्या लिखना चाहिए, सिग्मा px लिखना चाहिए। और आपको मालूम है इस px का जो सिग्मा है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसलिए इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं दोस्तों तो भी आपका चलेगा। तो एट लास्ट आपका जो मेन फॉर्मूला बनेगा बच्चों, कि अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन चुकी हो और अब आप लोगों को मीन फाइंड करना हो, तो उस मीन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स पी, पी आई एक्स आई आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या फिर सिग्मा एक्स पी एक्स, ओके। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ऐसे ई लिखते हैं और आगे इसमें एक्स लिख दिया जाता है। ये एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। मीन कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, दोनों चीज सेम ही है। तो ये जो फिलहाल 2020-21 के लिए दोस्तों, अब ये मीन वेरिएंस ना हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बट आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर मीन फाइंड करने के लिए बोलता है तो तरीका क्या रहेगा। आप इसमें सिंपली एक नया कॉलम बनाएंगे, x इंटू पी एक्स, x इंटू पी एक्स, तो 0 इंटू 1/4 क्या बनेगा, 0, 1 इंटू 2/4, 2 इंटू 1/4, बताइए इनको प्लस करके क्या आ जाएगा, 4/4। ये भी 1 आ रहा है भाई, यहाँ पर आंसर जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो ये 1 आ रहा है, हर बार 1 नहीं आता भाई, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में गलती से 1 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे बोलता कि 3 बार टॉस किया तब यहाँ पे कुछ डिफरेंट आता, शायद आंसर तब 3/2 आता, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में जो मीन है वो हमारा अलग अलग आया करेगा। इस क्वेश्चन में गलती से कितना आ गया, 1। तो बच्चे इस एक्स पी एक्स वाले कॉलम का जो समेशन होता है दैट इज मीन,
ओके, अब जैसे मीन फाइंड किया, ऐसी एक वेरिएंस नाम की चीज हो सकती है दोस्तों। वेरिएंस, वेरिएंस में क्या होता है बच्चों, वेरिएंस जैसे पहले हुआ करता था भाई, सेम वही चीज है। पहले हम लोग के पास फॉर्मूला हुआ करता था कुछ इस टाइप से, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन और ए का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला था। तो जैसे कि मैंने बोला एफ आई की जगह पी आई आ जाएगा, तो सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर और अपॉन में एन, तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी यार, क्योंकि एन हमारे लिए ये है टोटल इसका, ठीक है। और ऐसी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, तो एन तो 1 के इक्वल और ये बन जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई और पूरे का होल स्क्वायर। ये बात ठीक है दोस्त, ये समझ में आया आपको? मैंने बस एफ आई की जगह क्या लिख दिया, पी आई लिख दिया है, तो सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर, सिग्मा पी आई एक्स आई पूरे का होल स्क्वायर, और जो एन है एन, उस एन की वैल्यू तो क्या हो जानी है, 1 हो जानी, क्यों? क्योंकि एन यहाँ पे पी एक्स का टोटल वो 1 के इक्वल है। तो ऐसा है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, ये जो पी आई एक्स आई स्क्वायर है इसको लिखते हैं ई एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे ई एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है भाई। अब देखो ऐसा है ना, पी आई एक्स आई ये तो आप लोगों ने निकाल दिया 1 का होल स्क्वायर, लेकिन आपको ये निकालना पड़ेगा, आपको पी आई की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, एक्स आई के स्क्वायर से करनी पड़ेगी। तो देखो जैसे एक्स पी एक्स है ना, तो इस एक्स पी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से कर लो, तो एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर तो बनेगा, तो 0 इंटू 0, 1 इंटू 2/4, 2 इंटू 2/4 और इनको ऐड करके 4 + 2 6/4 बन जाएगा, बन जाएगा 3/2। इसको वहां पुट कर लेते हैं 6/4 या फिर 3/2 और 3/2 - 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये हमारे लिए निकल गया है वेरिएंस। कोई दिक्कत वाली बात है? वेरिएंस भी आ गया। और अगर लास्ट में बोले स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो वेरिएंस तुमने निकाल रखा है उसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो 1/√2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो देख ऐसा है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना एक बार बन जाए तो मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक। मेन ये चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल क्या चीज है और प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ठीक है। हम चलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे दोस्तों हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें बोला गया था कि कॉइन को टॉस किया 2 बार। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं और 2 बार की जगह क्वेश्चन में कह देता है कि हमने कॉइन को टॉस किया है 3 बार। 3 बार हमने एक कॉइन को टॉस किया और बोलते हैं मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स का बेटा मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया तो उसके बाद आप लोग मीन भी फाइंड कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हो। उनको फाइंड करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हमारे लिए रैंडम वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स के बेसिस पे अब मैं प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं और मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर ऑफ हेड्स जो है दोस्तों, जिस भी बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो उससे हम लोग रैंडम वेरिएबल के नाम से जाना करते हैं। हर क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल अलग होगा और इसको x के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कोई रियल नंबर है, कोई वैल्यू है दोस्तों है, ठीक है। 1 2 3 4 नेगेटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये जो है x हमारा क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो देखिए सोचिए, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, एक सिक्के को अगर मैं टॉस करता हूं कितनी बार, 3 बार, थ्राइस 3 बार, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं। सोचो, एक भी पहली बार भी हेड नहीं आया, दूसरी बार भी हेड नहीं आया, तीसरी बार भी हेड नहीं आया, तो नंबर ऑफ हेड्स हुए कितने, तो आप बोल देंगे 0। सही बात है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि जब आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया था तो हेड कितनी बार आया, तो 1 बार हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। सर हेड 2 बार भी आ सकता है और हेड 3 बार भी आ सकता है। क्या हेड 4 बार आ सकता है? सोचो भाई, आपने सिक्के को उछाला कितनी बार है, 3 बार है, तो हेड सर आपको 4 बार कैसे मिल सकता है, ठीक है। कॉइन को पहली बार ही टॉस किया, कुछ मिला होगा, दूसरी बारी में भी कुछ मिला होगा, तीसरी बारी में भी कुछ मिला होगा। तो अगर मान लो तीनों ही बारी में हेड आ गया तो ये हो सकता है। किसी एक बारी में टेल आया तो 2 हेड भी हो सकते हैं, 2 बारी में टेल आया तो 1 हेड भी हो सकता है, और तीनों बारी में टेल आ गया तो हेड कितने, तो आप बोलेंगे 1 भी हेड नहीं आया। तो बच्चों अब आपने ना एक एक करके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपने पी एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0। एक भी हेड नहीं मिला
पहली बारी पे भी नहीं मिला, दूसरी पे भी नहीं मिला, तीसरी पे भी नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप बोल देंगे 1/8। क्यों? क्योंकि सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 8, उसमें से फेवरेबल केवल एक ही है बच्चों। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूं कि आपको हेड सिर्फ एक बार मिला है, एक बार हेड मिला है, तो इसका मतलब क्या है? या तो ये HTT होगा, या THT होगा, या TTH होगा। 1 2 3, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर x = 2 है बच्चों, तो यानी कि यहाँ पे हेड 2 बार मिला बच्चे आपको, 2 बार, तो आप बोलेंगे हेड हेड टी, हेड टील, हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, तो 3 बार आ गया। और ऐसी तीनों बार ही आपको हेड मिल गया, तीनों बार, तो हेड हेड हेड, तो ये एक ही केस बनता है। और आप देख सकते हैं इन सबकी प्रोबेबिलिटी को जब मैं प्लस करूंगा तो प्लस करके आंसर 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों? तो देखिए अब बनेगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल x px लिख लो या pi लिख लो, मर्जी आपकी। तो x था 0 1 2 3, यहाँ है 1/8, यहाँ पर है 3/8, यहाँ पर है 3/8, और यहाँ पर है 1/8। इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर बन जाएगा आपका 1। ये आपकी बन गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर बोलते कि मीन फाइंड करो या फिर एक्सपेक्टेशन फाइंड करो, मीन फाइंड करने के लिए कहते हैं, तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi pi। ठीक है, x की मल्टीप्लाई p से कर देनी है, x की मल्टीप्लाई p से कर देनी है बच्चों। 0 × 1/8, 1 × 3/8, 2 × 3/8 और 3 × 1/8। ठीक है, तो इनका टोटल बताइए क्या आएगा? 6 3 9 3 12, 12/8, और इसको आप लिख सकते हैं 1.5। तो ये आपके लिए मीन हो गया दोस्तों, मीन आ गया। मीन निकालने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे मीन निकाला ऐसे पूछ ले वेरिएंस बताओ क्या है। अब देखो मैंने 2 क्वेश्चन में वेरिएंस निकाल दिया, हर क्वेश्चन में नहीं निकालूंगा भाई, ठीक है ना। आप x निकाल चुके हो, ठीक है, ये आपका निकल चुका है 1.5। आपको x² px चाहिए, x² px, तो x की मल्टीप्लाई इस x से करोगे तो x² आ जाएगा और आगे p भी रहेगा, तो 0 × 0, 1 × 3/8, 2 × 6/8, 3 × 3/8, तो इन्हें प्लस करेंगे तो बन जाएगा 12 9 21 3 24, 24/8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 - 2.25, और आपका आंसर आ जाएगा 0.75। तो बताओ बच्चों, ये हमारा वेरिएंस में निकल गया। और ऐसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो भाई ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा देंगे यार। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन किया, अब हम क्वेश्चन को करते हैं चेंज। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कहते हैं कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को हमने 2 बार थ्रो किया, ठीक है, दिमाग में आपके 36 आउटकम्स आ चुके होंगे, ठीक है। और कहता है कि मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ 6। जब डाइस को थ्रो करते हो तो 2 बार थ्रो किया वो भी, ठीक है ना। क्या जरूरी है तुम्हें दोनों बारी में 6 मिल जाता होगा? 6 समझते हो ना भाई, डाइस पे बहुत सारे फेस बन रखे होते हैं ना, कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, कहीं पे 6 भी लिखा होगा। तो डाइस को थ्रो करते हो तो उस पर 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 3 2 1 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अपने डाइस को 2 बार थ्रो किया, 2 बार, हो सकता है दोनों ही बारी में 6 मिल गया हो, या फिर दोनों ही बारियों में 6 ना मिला हो, या फिर हो सकता है कि उन दो ट्रायल्स में किसी एक ही बार आप लोगों को 6 मिला हो। सही बात है। तो यहां पर इसने बोला कि जो नंबर ऑफ 6 है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो जो भी है उसका क्या बनाओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, हर क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल डिफरेंट होता है। इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ 6। और नंबर ऑफ 6 क्या क्या हो सकते हैं, या तो एक भी 6 नहीं मिलेगा, या एक 6 मिलेगा, या दोनों पे 6 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
x इक्वल टू 0 का मतलब पहली पे भी 6 नहीं मिला, दूसरी पे भी 6 नहीं मिला है भाई। बात समझ में आ रही बच्चों? पहली बारी में भी 6 नहीं मिला और दूसरी बारी में भी 6 नहीं मिला। अब सोचो 6 ना मिलना, ऐसे कितने केस हो सकते हैं भाई, कितने केसेस हो सकते हैं? तो देखो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36। 6 देखो किस किस में आता है, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, ठीक है, और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और लास्ट 6 6। ये 11 केस ऐसे हैं जिसमें 6 आ रहा है, या तो एक बार आ रहा है या फिर दोनों बार आ रहा है। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे ना तो पहली बारी में 6 चाहिए, ना ही दूसरी बारी में 6 चाहिए। तो 36 में से इन 11 को हटा दो, कितना बचेगा भाई? 25। तो आंसर आ जाएगा 25/36। ये एक तरीका है भाई, जो टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे उन 36 आउटकम में से इन 11 एलिमेंट को हटा दो जिसमें 6 आ रहा है, तो जो बच गए 25 उनमें 6 नहीं होता होगा। जैसे कौन कौन? आप बोलोगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ऐसे 3 की लाइन 4 की लाइन और 5 की लाइन जाएगी। तो 25 केस बन रहे हैं। और एक दूसरा तरीका क्या है? 6 है ना, 6 नहीं चाहिए और दूसरी पे भी 6 नहीं चाहिए। तो दोस्त जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 5/6। तो 6 नहीं चाहिए, 5/6। दूसरी पे भी 6 नहीं चाहिए, क्या रहा है, ठीक है। फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है भैया? 6 चाहिए पर कितनी बार? एक बार। किसी एक पे 6 चाहिए भाई। तो देखो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने केस बन रहे हैं भाई? 10 केस बन रहे हैं, 10/36। और अगर इस तरीके से करना चाहो तो देखो x इक्वल टू 1 आने का मतलब एक पे 6 चाहिए, और एक पे 6 का मतलब पहले पे 6 हो पर दूसरे पे ना हो, या फिर पहले पे 6 ना हो पर दूसरे पे हो। तो देखिए लिखने का तरीका क्या रहेगा? 6 होना चाहिए 1/6, 6 नहीं होना चाहिए प्लस 6 नहीं होना चाहिए और 6 होना चाहिए। 5/36 जमा 5/36 क्या आ गया? समझ आ रहा है? ओके। और एक लास्ट x इक्वल टू 2, पहली पे भी 6 चाहिए एंड दूसरी पे भी 6 चाहिए, दोनों बारे में 6 चाहिए, तो वो तो एक ही केस है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू 1/6, आंसर आ गया 1/36। तो भाई बता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। अब टेबल कैसे बनेगी भाई? वही तरीका होता है जो यार, है ना। टेबल x लिखेंगे, px लिखेंगे, 0 1 2, 0 बार 6 आएगा, एक बार 6 आएगा और दोनों बार 6 आएगा, जोड़ के देख ले 1 आएगा भाई। अब मीन भी फाइंड कर सकता है, वेरिएंस भी फाइंड कर सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सब निकल जाएगा इसमें। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन किया, ऐसे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिएगा। A dice is thrown twice, make probability distribution of sum of the number obtained on 2 dice। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया, लगी घासो एकदम। मेरे दोस्त डाइस को थ्रो किया 2 बार, टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे? 36 आउटकम बनेंगे। मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन 2 डाइस। पहली डाइस पे भी कोई नंबर आया होगा, दूसरी डाइस पे भी कोई नंबर आया होगा, उन दोनों डाइस के नंबर को प्लस कर दूं तो कुछ वैल्यू मिलेगी। वही मेरे लिए इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल है। मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन 2 डाइस। तो इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल, जैसे पिछले क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल था नंबर ऑफ सक्सेस, इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल बदल गया। बच्चों पहले 3 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, तीनों में आपने देखा रैंडम वेरिएबल 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ही आ रहा है। जरूरी नहीं है भाई ये हो, ये कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, -1 0 1 -1 0 1 2 3, या फिर 2 4 6 8 10, अलग अलग कुछ भी हो सकता है भाई, होगा कोई नंबर। जैसे इस क्वेश्चन में x क्या चीज है? सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइसेस।
अब बता दोस्त, पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी डाइस पे 1 आया, दोनों का सम कितना? 2। पहली डाइस पे 1, दूसरे पे 2, सम कितना? पहले पे 1, तीसरे पे 3, दूसरे पे 3, 4। समेशन ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा। सम 12 कब आएगा? जब पहले पे भी 6 आता हो और दूसरे पे 6 आता हो, ठीक है। 36 मत बोल देना भाई, ठीक है। तो जो 2 डाइस थे भाई हमारे, जो टॉप वाला भैया, ये जो है टॉप में यहाँ पे मान लो यहाँ 1 दिख रहा है और दूसरे में भी यहाँ टॉप में 1 दिख रहा है, तो 1 और 1 मिल ऐड करके क्या आ गया? 2। ऐसे मान लो यहाँ पे 2 आया तो 3, ऐसे यहाँ पे मान लो 2 आ गया तो क्या 4, वहाँ तो ऐसे 3 आके यहाँ पे 5। तो ऐसे ही इन दोनों डाइस के टॉप पर बेटा जो भी हमें दिखाई दे रहा है उन दोनों को ऐड करके जो भी आ रहा है वही बेटा इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है? वो x है, ठीक है। अब देख भाई, अब एक एक करके ना इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। x सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस, ठीक है। तो देख भाई, मैं यहाँ पे x भी लिख देता हूं, आउटकम्स लिख देता हूं और प्रोबेबिलिटी भी लिख देता हूं। टोटल आउटकम्स बनेंगे कितने? 36। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, राइट। बता अभी 1 कब आता है? जब पहले भी 1 आया हो और दूसरे पे भी। अधिक मिस्टेक कर दी मैंने ना, 1 से थोड़ी शुरू होगा, शुरू तो 2 से ही होगा ना। ओके, 2 कब आएगा दोस्त? 2 जब पहले पे भी 1 आए और दूसरे पे भी 1 आए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/36। समेशन 3 कब आता है भाई? सम जो है वो सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस, 3 कब आएगा? जब पहले पे 1 आए दूसरे पे 2, या फिर पहले पे 2 और दूसरे पे 1, तो 2 बाई ऐसी। 4 कब आएगा? 1 3 2 2 3 1। 5 कब आएगा? 1 4 2 3 3 2 4 1। क्या 4/36? 5/6 सही बात है। अच्छा, ऐसे समेशन 12 कब आएगा? एक ही केस है, क्या लिखेगा? 1/। ऐसे 11 कब आएगा? या तो 5 6 हो या फिर 6 5 हो, 2/36। 10 कब आएगा? 4 6 5 5 6 4। ऐसी 4 और ऐसी 5। तो बता दोस्त, बन पाया कि नहीं बन पाया? अब इसमें मीन भी निकल जाएगा और आगे तुम x भी बन गया, px भी आ गया, तो मीन और वेरिएंस हमारे अब दोनों निकल जाएंगे। मीन तुम्हें ना ये x का मतलब समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल क्या है। इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल बोला था सम ऑफ द नंबर दैट वी आर गेटिंग ऑन द 2 डाइस, ठीक है। पहली डाइस पे जो नंबर आ रहा है और दूसरी डाइस पे जो नंबर आ रहा है, दोनों का जो समेशन है वो हमारे लिए x है। और उन दोनों डाइस का जो समेशन है दोस्तों वो 2 से शुरू हो सकता है। कहां तक जाएगा? 12 तक जाएगा। 1 तो यहां कभी नहीं आ सकता भाई। क्यों नहीं आ सकता भाई? पहली डाइस पे भी कुछ ना कुछ तो आना ही है। 1 ही आ गया, दूसरे पे भी 1 ही आ गया, तो 1 और 1 मिनिमम कितना? 2 तो रहेगा। ये 2 से ज्यादा जाएगा, कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 12 तक जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा। चलिए बच्चों, अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को शुरू करवाने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि इस टाइम पर मैं अनअकैडमी ऐप पर क्लास 10th और क्लास 12 की स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं। इन स्पेशल क्लासेस में मैं पुराने कंटेंट को सारा रिवाइज करवा रहा हूं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं इन क्लासेस में डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई ज्वाइन कर सकते हो। फ्री क्लासेस हैं, इसके लिए आप लोगों को कोई अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, ठीक है।
यूट्यूब पे भी आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, और रिवीजन के लिए बेटा आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो डिटेल्स है बच्चों वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी होंगी, ठीक है। हाँ, जो हमारे न्यू यूजर्स होंगे, अगर आप बेटा अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करेंगे तो आपको इन क्लासेस को सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के लिए बच्चों जो मेरा कोड है वो है AC Live। इस कोड के जरिए बच्चों आप मेरी क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज कीजिए, क्लासेस को अनलॉक कीजिए बेटा, और अपनी रिवीजन क्लासेस मेरे साथ शुरू कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 डिफरेंट नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले जो 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इन पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किए। अब सोचो तुम 2 नंबर कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हो? 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6। 6 तो ये हो गई, 6 पॉसिबिलिटीज ये हो चुकी हैं, राइट। अच्छा मान लो 1 और 2 की जगह 2 1 मत लिख देना भाई, क्योंकि 2 1 और 1 2 तो सेम चीज होगी ना। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है। तो सेलेक्ट 1 और 2 को करो या 2 और 1 को करो, बात एक ही भाई, कॉम्बिनेशन एक प्रकार से बेटा, ठीक है। तो 2 1 2 तो नहीं लिखूंगा, 2 3 लिख सकते हैं, 2 4 लिख सकते हैं, 2 5 लिख सकते हैं, 2 and 6 भी लिख सकते हैं, ओके। अच्छा मान लीजिए पहले मैं लिख देता हूं 3, तो 3 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। 3 2 भी नहीं लिखूंगा, 3 2 क्योंकि वो भी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। 3 4 लिख लेते हैं, 3 5 3 6। मान लो पहला नंबर 4 मैंने लिया, ठीक है। तो अब 4 1 यूज नहीं करूंगा, 4 2 यूज नहीं करूंगा, और 4 3 यूज नहीं करूंगा। 4 5 एंड 4 6, ओके। और अगर मान लो पहले नंबर मैंने 5 लिया तो 5 1 यूज हो चुका है, 5 2 लिख चुका हूं, 5 3 लिख चुका हूं, 5 4 भी लिख चुका हूं, तो क्या बच गया? 5 6। तो भाई ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए हो चुका है सैंपल स्पेस, ठीक है। पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से मुझे 2 नंबर सेलेक्ट करने थे, और जिसने कॉम्बिनेशन पढ़ रखा होगा क्लास 11th में उसको याद होगा कि जब सिलेक्शन की बात आती है, जब एक के बाद एक सिलेक्शन किया जाता है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, तो 6 एलिमेंट में से सेलेक्ट करने थे 2। तो 6C2 की जो वैल्यू भी होती है बच्चों, सॉल्व करके आपको आंसर 15 मिलेगा। 15 केस बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 केसेस आपके बन भी गए, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और हमें let x denotes the larger of the 2 numbers selected, find mean of the x if x denotes the larger of the 2 numbers selected। जो 2 नंबर मैंने सेलेक्ट किए हैं उन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर कौन है? वो हमारे लिए x है, लार्जर ऑफ 2 selected numbers। हाँ जी दोस्त, 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2। तो 2 3 4 5 और 6। क्या 1 कभी भी बड़ा होगा? सबसे छोटा नंबर है भाई वो। जो भी 2 नंबर मैं सेलेक्ट करूंगा उनमें सबसे छोटा हमेशा 1 ही रहेगा। हाँ 2 एक बार बड़ा हो सकता है, 3 भी बड़ा हो सकता है भैया, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये मेरे लिए x है। और जैसे कि मैंने बोला हर क्वेश्चन में x डिफरेंट होता है भाई। x वो डिपेंड करता है कि डेफिनेशन क्या बोली है। जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे, पहले में मैंने बोला नंबर ऑफ टेल, कि टेल कितनी बार आया, नंबर ऑफ हेड, हेड कितनी बार आया, नंबर ऑफ सिक्सेस, 6 कितनी बार आया। फिर मैंने बोला सम ऑफ द नंबर्स दैट वी आर गेटिंग ऑन 2 डाइसेस, ठीक है। फिर अब मैंने क्या बोल दिया, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर सेलेक्टेड, जो 2 नंबर मैंने सेलेक्ट किए उनमें से लार्जर वाला, ठीक है। तो ये हमारे लिए x हो गया। अब देखिए, अब एक एक करके इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। x आउटकम px, ठीक है। x हो सकता है 2 3 4 5 6, ओके। तो देखिए 2 आउटकम 2 कब बड़ा है भाई? आप बोलेंगे सिर्फ एक ही केस है, 1 and 2 में। इन 15 में से एक ही केस ऐसा है जिसमें 2 ग्रेटर है, तो आप बोल देंगे 1/15। 3 कब ग्रेटर है भाई? 1 3 में और 2 3 में, 1 3 2 3। ये 4 बार, जो 4 है 3 बार बड़ा होगा, ये 4 बार होगा, और ये 5 बार होगा। सबको प्लस करके देख लो, 5 4 9 3 12 तो 14 और 1 15। आंसर कितना आएगा?
आंसर आएगा 1, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गई। फिर मीन फाइंड करने के लिए बोला भाई मीन। अब मीन क्या होगा भाई, x p x, तो 2 into 1, 3 into 2, 4 into 3, 5 into 4, 6 into 5। ऐड करें सबको, 30, 20, 50, 60, 62, 68, 2, 70। 70 के बट्टे में कितना, 15, 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 के बट्टे में 3। तो मीन फाइंड करना है ना, मीन होता है सिग्मा एक्स पी, तो उसकी वैल्यू आती है 14/3। बता भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चे यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, और ये इस सिलेबस का 2020-21 के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ओवर किया है। बाकी एनसीईआरटी 13.4 में कई सारे क्वेश्चन है बच्चों, उन्हें आप ट्राई कीजिए यार, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जहां दिक्कत आ रही है ना बच्चों, कमेंट करना है। अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ सर हमें इन क्वेश्चन में दिक्कत आई है, ठीक है, और रिस्पॉन्स अगर आप दोगे तो ऑब्वियस बात है मैं आप लोगों के लिए फिर और भी आगे कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग रिएक्शन अगर देते रहोगे तो ही फायदा है भाई, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने आप लोगों को सिखाया भाई, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 13.4 के आप अगर ट्राई करेंगे तो आपके आंसर निकलेंगे, और बहुत से क्वेश्चन में शायद आप अटकेंगे भी, ठीक है। लेकिन ट्राई करो भाई, पहले कोशिश तो करो, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ओके। तो बच्चों यहां पर हम इसको कर रहे हैं समाप्त। कहीं दिक्कत आएगी तो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक। साथ साथ बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, पिछले महीने नवंबर में अनअकैडमी ने एक कैरियर क्विज आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया था। सेम वैसा ही कैरियर क्विज इस मंथ भी, दिसंबर में भी अनअकैडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप में से कोई भी बच्चा जो लॉ में इंटरेस्टेड हो, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, तो इन सब फील्ड में अगर आपका जरा सा भी इंटरेस्ट अगर है बेटा, तो इन सब फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आप लोगों को गाइड करने के लिए आने वाले बेटा इस 20 दिसंबर को, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप इन सब फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एक फ्री बेटा करियर क्विज है, जिससे कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, आपके फायदे की चीज है। तो इसको बेटा आप ज्वाइन जरूर करना। बात समझ में आ रही बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे सीधा अगली बार नए वीडियो में, ओके। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।